माय गॉड। तुम्हारी इससे पहले क्लास किसकी थी? किसी की नहीं थी। Ma'am, it was of data structure and it has been postponed and ma'am said that it will be rescheduled or it will be like there will be no classes. Okay, no issues बेटा. So next we have is the clustered system. Cluster की जब मैं बात करती हूँ तो basically the idea is कि आपके पास let's say 3-4 systems हैं, बट उनकी इतनी बड़ी प्रोसेसिंग पावर नहीं है कि आप कोई बड़ी लार्ज कंप्यूटेशन जो है वो उसके ऊपर चलवा सको. दोनों दोनों ऑप्शंस हैं. उनकी या तो इतनी बड़ी स्टोरेज स्पेस नहीं है या फिर उनकी कंप्यूटिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है कि कोई बड़ी साइंटिफिक कंप्यूटेशन आप उसके ऊपर परफॉर्म करवा सको. सो क्या किया जा सकता है? एक तो ये है कि मैं पैरेलल मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर ले लूं, बहुत सारे कोर्स ले लूं, मैं बहुत सारा लेट्स से ब्लेड सर्वर्स ले लूं. एक और तरह की ऑप्शन होती है जिसको मैं बोलती हूँ क्लस्टर्ड सिस्टम. क्लस्टर्ड सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि मैं बहुत सारे क्लस्टर मतलब बहुत सारे कंप्यूटर्स ले लेती हूँ कमोडिटी हार्डवेयर के. अब एक और नई मैं टर्म इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, ध्यान से सुनना. कमोडिटी हार्डवेयर. कमोडिटी हार्डवेयर का मतलब क्या हो गया? जो डेली बेसिक मशीन्स जो होती हैं, मैं कोई हाई एंड मशीन नहीं ले रही, मैं रेगुलर जो आपकी लेट्स से कॉलेज में जो मशीन्स पड़ी हुई हैं, पुरानी हैं कैसी भी हैं पर हाँ चलता है वो सिस्टम, वैसी वाली मैंने मशीन्स ले ली और उन सारी मशीन्स को जोड़कर मैंने एक क्लस्टर बना दिया, क्लस्टर ऑफ कंप्यूटर्स क्रिएट कर लिया. समझ में आया? मैंने क्या किया? मैंने एक क्लस्टर ऑफ कंप्यूटर जोड़ लिया जो कि बहुत सारे सिस्टम्स का मिलके बन रहा था. समझ में आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 क्लस्टर्स ले लिए और तीनों क्लस्टर्स जो थे उनके तीनों उनके जो प्रोसेसर जो थे वो डुओ कोर थे, यानी कि 2 कोर्स प्लस 2 कोर्स प्लस 2 कोर्स. So now the clustered system which has been created, it can have the processing capacity of 6 cores. Okay, let's say 3 systems थे और तीनों की जो RAM थी वो थी 8 GB 8 GB 8 GB. Now the clustered system will have the RAM capacity of 24 GB. So अगर आपकी एक प्रोसेस थी, साइंटिफिक कंप्यूटेशन थी जिसको लग से 20 GB की जरूरत थी, जो कि आप एक सिंगल मशीन पे नहीं चला सकते थे, but now because you have created a cluster, you can run your job on this cluster of machine. पहले तो बेसिक डिफरेंस क्लियर करो. क्लस्टर समझ में आता है, मल्टी प्रोसेसर समझ में आता है और मल्टी कोर समझ में आता है. जिन बच्चों को ये क्लियर है प्लीज से यस और नो. क्लियर होता है या नहीं होता? Yes, ma'am. क्लस्टर हाँ जी, समझ आता है या नहीं आता? Grouping of Yes, ma'am. computer. क्लस्टर कंप्यूटर, क्लस्टर समझ में आया मैंने क्या Yes, बोला ma'am. है? दैट मीन्स मैं किसी तरह से अपनी जो मशीन्स जो हैं उनको इस तरह से ग्रुप कर रही हूँ ताकि उनकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी और उनकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो एक तरह से एडिटिव हो जाए. एडिटिव का मतलब इनहैंस हो जाए, ताकि मैं कोई बड़ी सी प्रोसेस जिसको बहुत ज्यादा रैम की जरूरत है या जिसको बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग कैपेसिटी की जरूरत है, मुझे एक इस तरह की मशीन मिल जाए. ठीक है? आई एम प्रीटी श्योर तुमने ये वर्ड सुना होगा, सुना तो एटलीस्ट होगा. हडूप. हडूप सुना हुआ है? No one. नहीं सुना हुआ? No one. ओके, नोट डाउन अ वर्ड हडूप. HADOOP. 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 ये तुम्हारा असाइनमेंट है. तुम हडूप के बारे में 1 पेज का राइटअप जो है वो बना के लेके आओगे अपनी कॉपी में. 1 पेज का राइटअप जो है हडूप का अपनी कॉपी में लिख के लेके आएंगे. सो बेसिकली आपकी ये जो हडूप जो है एक इस तरह का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि आपको क्लस्टर्स ऑफ कंप्यूटर्स बनाने में हेल्प करता है.
those computers, those cluster of machines जो हैं, they can be simple commodity hardware machines. There is no need to have high end machines for making the clusters बनाने के लिए मैं regular day to day वाली जो machines है उनको भी मैं use कर सकती हूँ. first thing. second thing is कि वो machines हो सकता है कि वो आसपास आपके एक ही रूम में रखी हुई हो, उन 3 कंप्यूटर्स को मैंने कनेक्ट कर दिया, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपकी वो तीनों मशीन्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में नहीं हो, 2 मशीन्स जो है वो कहीं और रखी हुई है, एक मशीन किसी और जगह रखी हुई है, इवन किसी और कंट्री में, किसी और कॉन्टिनेंट में, कैसे भी वो आपकी मशीन्स जो है वो रखी हो सकती हैं. आप उन 2 या 3 मशीन का एक क्लस्टर बना सकते हो. जब भी कोई जॉब सबमिट की जाती है उस क्लस्टर के ऊपर, तो उस जॉब की पार्टीशनिंग की जाती है ताकि वो जॉब मल्टीपल क्लस्टर्स पे डिवाइड होके रन की जा सके और लास्ट में रिजल्ट्स को कंबाइन किया जा सके. हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर? आई एम सेइंग आपकी जो जॉब अगर उस क्लस्टर आती है तो जॉब आपकी डिवाइड होके तीनों के तीनों या चारों के चारों या क्लस्टर्स ऑफ मशीन्स होंगी उनके ऊपर परफॉर्म किया जाता है और लास्ट में वो सारे क्लस्टर से कंबाइन करके रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट की कॉपी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है. सो आई एम रीडिंग आउट द पॉइंट्स लाइक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, मल्टीपल सिस्टम वर्किंग टुगेदर. यहाँ पर मल्टी प्रोसेसर सिस्टम नहीं है, यहाँ पर हमारे मल्टीपल सिस्टम्स जो हैं वो मिलके काम कर रहे हैं एंड दे आर मेकिंग क्लस्टर. ओके, यूजली उनकी शेयर्ड स्टोरेज होती है, नहीं तो स्टोरेज को शेयर करने के लिए हमारे सैन भी हो सकते हैं, स्टोरेज एरिया नेटवर्क भी हो सकते हैं. आई एम प्रीटी श्योर अब तुम नेटवर्क्स में लैन, वैन, मैन, टैन ये सब समझ चुके होंगे. ठीक है? नो current aware of these terms also, local area. Yes. Otherwise also at least you have this much knowledge na beta, you have this much knowledge. Don't be in the haste to say no हमें नहीं पता. At least try to grab the content कि मैं तुम्हें SAN network, so it is similar to local area network, wide area network or metropolitan area network, personal area network. So basically यहाँ पर जितने भी क्लस्टर्स बना रही हूँ उनकी जो मेमोरी है वो तो आपस में shared ही है. Storage area network, special storage also, which can be shared among multiple clusters of computers. So basically it provides me high availability service. That means it is a fault tolerant network. Even if one of the systems fails, rest of the system still work in a cluster to perform the task. मैंने एक सिस्टम पे एक सिस्टम पे मैंने जॉब डाली, मेरा वो सिस्टम फेल हो गया. अगर एक सिंगल प्रोसेसर था, मैंने उस सिस्टम पे एक जॉब रन करी, मेरा वो प्रोसेसर फेल हो गया, तो मेरा पूरा का पूरा प्रोसेस फेल हो गया. बट अगर मैंने क्लस्टर पे चलाया जिसके अंदर लेट्स से 4 कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया हुआ था, इवन इफ वन ऑफ कंप्यूटर रेस्ट आर स्टिल परफॉर्मिंग, जो जॉब पहले 4 कंप्यूटर्स पे, अब वो जॉब जो है वो 3 कंप्यूटर्स पे चलेगा और मुझे रिजल्ट मिल जाएगा. सो बेसिकली दिस इज हाई अवेलेबिलिटी सर्विस. दैट मींस मुझे सर्विस मिलती रहेगी. इट इज अ फॉल्ट टॉलरेंट एनवायरनमेंट वेयर इवन इफ वन ऑफ द सिस्टम फेल्स, द क्लस्टर स्टिल प्रोवाइड्स मी द सर्विसेज. ओके, और इसके अंदर होता क्या है, बेसिकली आपकी 2 तरह का, ये भी आपका एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक हो सकता है, ये भी आपका सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक हो सकता है. सिमेट्रिक के अंदर all the clusters are same, all the clusters नहीं बोलना चाहिए, all the machines participating in the clusters are same, या all the nodes are same and they keep on monitoring each other, they keep on sending the हार्ट बीट मैसेजेस टू ईच अदर कि तुम लाइव हो, हाँ मैं भी अलाइव हूँ, तुम्हारे पास तुम आर यू एक्टिव, यस आई एम एक्टिव. एक सिमेट्रिक क्लस्टरिंग का मतलब क्या हो गया, ऑल आर पीयर्स, सारे के सारे नोड्स जो है वो एक जैसी हैं. ठीक है, जॉब आती है, सबके पास शुरू हो जाता है काम, सबके रिजल्ट्स जो है वो फाइनल कंबाइन होते हैं और रिजल्ट प्रोड्यूस हो जाता है. सिमेट्रिक एज द टर्म इज इंडिकेटिंग. एसिमेट्रिक क्या होता है, एसिमेट्रिक के अंदर आपका एक मास्टर नोड होता है और वो मास्टर नोड जॉब एक्सेप्ट करता है और जॉब एक्सेप्ट करने के बाद वो जो टास्क जो है वो वर्कर नोड्स को पास ऑन कर देता है. मास्टर नोड इज द स्पेशल नोड who keeps on checking the availability of the worker nodes. वो वर्कर नोड्स को हर 30 सेकेंड्स के अंदर एक सिग्नल भेजता है, आर यू अलाइव. वर्कर जो नोड होता है वो मैसेज देता है, यस आई एम अलाइव.
ठीक है। सो जो एसिमेट्रिक होता है वहां पर एक मशीन को हमने एक डेडिकेटेड टास्क दे दिया जो एक तरह से क्लस्टर मैनेजर का काम कर रहा होता है या ओवरऑल मैनेजर का काम करता है, जो कि वर्कर मशीन से काम करवाता है, उनको काम देता है, उनके रिजल्ट्स को कंसोलिडेट करता है। इन केस अगर मेरा वो क्लस्टर मैनेजर फेल हो जाता है तो उसके लिए एक स्टैंड बाय मशीन और रखी जाती है जो कि फेल ओवर सिचुएशन में क्लस्टर मैनेजर का काम फटाफट से टेक ओवर कर लेता है। पर जब मैं सिमेट्रिक की बात करती हूँ तो सिमेट्रिक के केस के अंदर all machines या all nodes are equal, they keep on monitoring each other, वो हर कोई एक दूसरे को मॉनिटर कर रहा है कि yes you are alive or not। क्लियर हो गया। सो बेसिकली मुझे इस क्लस्टर ऑफ कंप्यूटर्स की जरूरत कहाँ पड़ती है, जब मेरे पास हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस हैं। टर्म को ध्यान से सुनो, HPC, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। इट मीन्स जब मेरी कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा है कि मेरी एक सिंगल मशीन इज नॉट सफाइस। इफ द सिंगल मशीन इज नॉट सफाइस तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मैं बहुत हाई एंड सर्वर्स या मशीन्स लूं। इफ दैट इज नॉट द केस, मेरे पास पैसे ही नहीं है अगर इतनी हाई एंड मशीन्स लेने के, सो द अदर ऑप्शन इज कि मैं 2-3 कमोडिटी हार्डवेयर की मशीन्स को कंबाइन करके क्लस्टर बना सकती हूँ। जैसे कि मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था हडूप का। प्लीज मेक श्योर हडूप आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आएंगे, बिना पढ़े मेरी क्लास में मत आना। जो मैं छोटा छोटा सा एक टास्क देती हूँ ये जरूरी है, बिकॉज आई कैन नॉट बी टीचिंग ईच एंड एवरीथिंग, समथिंग विच इज एडिशनल वो तुम्हें अपने आप पढ़ना पड़ेगा। बताती जाऊंगी, हिंट्स मैं दूंगी, पॉइंटर्स मैं दूंगी, पर तुम्हें पढ़ना खुद पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में पल्लवी एंड रिद्धिमा, कोई है अभी क्लास में? No one is there. Yes, sir. Yes, sir. पल्लवी सर। पल्लवी आप मुझे कल की क्लास में बेटा याद दिलाओगे, ओके मैम। ठीक है? ये तुमने मुझे याद दिलाना और तुम खुद भी पढ़ के आओगे और मुझे याद दिलाओगे कि मैंने हडूप पूछना था। एंड गर्ल्स, मैं फर्स्ट टाइम बता रही हूँ और लास्ट टाइम बता रही हूँ, दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस इवेल्युएशन। आई विल बी कीप ऑन मार्किंग कौन बच्चा क्लास में कितना आंसर करता है। लास्ट में मुझसे ये नहीं पूछोगे कि मार्क्स किस बेसिस पे लगे। दिस इज कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। सो मैं ये देखूंगी कौन बच्चा कितना क्लास में पढ़ के आता है, कौन बच्चा कितना क्लास में जवाब देता है। याद रखिएगा ये चीज। सो बेसिकली आपका ये है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस के लिए यूज होते हैं। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस के लिए यूज हो रहे होते हैं ये। एप्लीकेशन को इस तरह से लिखने की जरूरत होती है कि आप एप्लीकेशन को पैरेलाइजेबल वे में चला सको। आप अपने एप्लीकेशन को स्प्लिट कर सको ताकि वो पैरेलल में चल सके और एप्लीकेशन के रिजल्ट्स को कंबाइन कर सको। ठीक है? ऑब्वियसली देखो पैरेलल में चलाना है ना, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी मेरा सीरियल प्रोग्राम भी मैं इस एनवायरनमेंट में चला लूंगी। स्पेशल आपको अपने प्रोग्राम को इस तरह से डेवलप करना पड़ता है कि आप उसको पैरेलाइजेबल वे में प्रोग्राम करो और उसको चला पाओ। राइट? अब ये डायग्राम देख लो, स्टोरेज एरिया नेटवर्क दिखाया हुआ है, सैन, जिसकी मैंने पहले बात की थी। इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स आर देयर, they can be in local area network and they can be in wide area network also, so all those computers are physically connected to each other। अब ये एक चेसेस या एक ही डब्बे की मैं बात नहीं कर रही हूँ, ये सारे इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स थे जिनको मैंने क्लब करके लैन नहीं बनाया। लोकल एरिया नेटवर्क में तो ये सारी अलग अलग नोड्स होती ना, मैंने लैन नहीं बनाया, मैंने इनका क्लस्टर बनाया ताकि इनकी प्रोसेसिंग पावर जो है वो कंबाइन की जा सके। क्लियर है? जैसे मैंने भी बताया कि मैंने 888 को कंबाइन करके 24 GB की एक बड़ी सी मशीन बना ली। इनफैक्ट अगर लैब कॉलेज खुला होता ना तो मैं शायद तुम्हें कभी डेमो भी दे पाती। मैंने अपनी लैब में जो मेरा पर्सनल रूम है, तुम तो शायद कभी कॉलेज ही नहीं आए हो तो तुम्हें पर्सनल रूम्स भी नहीं पता टीचर्स के, तो आई joined 3 machines, I combined 3 machines to create a Hadoop cluster। किसी प्रैक्टिकल क्लास में मुझे पल्लवी याद दिलाना, मेरे पास ना उसकी स्नैपशॉट्स अवेलेबल है। उन स्नैपशॉट्स में मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ कि कैसे उन 3 मशीन्स को कंबाइन करके उनकी प्रोसेसिंग पावर को भी कंबाइन कर लिया था और उनकी उसको भी कंबाइन कर लिया था, रैम कैपेसिटी को भी, हार्ड डिस्क कैपेसिटी को भी। वो 3 टाइम्स बढ़ जाएगी, 3 मशीन होंगी तो 3 टाइम्स ओवरऑल हो जाएगी। डन? Next we are starting with operating system structure। ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर की जब मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था बैच सिस्टम का।
बैच सिस्टम क्या होता था? बैचिंग ऑफ सिमिलर जॉब्स टुगेदर, बैचिंग ऑफ सिमिलर जॉब्स टुगेदर। दैट मीन्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एट अ टाइम पे एक ही जॉब को, ध्यान से सुनना, ये थोड़ा ना कहानी टाइप है तो मैं कहानी की तरह सुनाने की कोशिश करती हूँ तुम्हें। अच्छा ये चीज याद रखना, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर जो है थोड़े बोरिंग लग सकते हैं तुम्हें, थर्ड चैप्टर ऑनवर्ड्स ये पेपर बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जाएगा, हर चीज इसके अंदर करने वाली होगी। एंड बिलीव में पेपर तो बिल्कुल ही डूइंग पैटर्न पे होगा, पेपर में थियोरी बहुत कम होती है। और इनकेस ऑब्जेक्टिव टाइप अगर तुम्हारा ये ओपन बुक एग्जाम हुआ फिर तो थियोरी मिनिमल आएगी, मैक्सिमम तुम्हारा करने वाला पोर्शन आएगा। सो अभी के लिए सिर्फ मैं तुम्हें थ्योरी, क्योंकि थ्योरी समझनी इंपॉर्टेंट है, दैट इज द बेस फॉर द प्रैक्टिकल। जब तक हम थ्योरी नहीं समझेंगे हम प्रैक्टिकल के बेसिस पे भी नहीं पहुंच सकते। ये टर्म्स तुम्हें क्लस्टर, मल्टी प्रोसेसर, ये टर्म्स समझनी बहुत जरूरी है ऑपरेटिंग सिस्टम के कंसेप्ट के लिए। सो ऑपरेटिंग सिस्टम के जब मैं कंसेप्ट की बात करती हूँ तो सबसे पहले जो हमारे प्रिमिटिव टाइप के कंप्यूटर्स हुआ करते थे ना, उसमें हमारा बैच हुआ करता था। बैच को भी मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सीपीयू होता है ना, वो एट अ टाइम पे एक ही जॉब को एग्जीक्यूट कर सकता है, एट अ टाइम पे वो एक ही जॉब को एग्जीक्यूट कर सकता है। सो सोच के देखो, पहले एक जावा का कंपाइलर लोड किया, जावा का प्रोग्राम रन किया, फिर सी प्लस प्लस का कंपाइलर लोड किया, फिर सी प्लस प्लस का प्रोग्राम रन किया, फिर फोर्ट्रान का कंपाइलर लोड किया, फिर फोर्ट्रान का प्रोग्राम रन किया। इसकी बजाय एक जॉब पूल मेंटेन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और जॉब पूल के अंदर जॉब्स को इकट्ठा करता जाता है। अच्छा, दो जावा के प्रोग्राम्स थे, दो सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स थे और 3 फोर्ट्रान के प्रोग्राम्स थे। तो क्या किया ऑपरेटिंग सिस्टम ने? जॉब पूल क्रिएट किया और जॉब पूल में सारी की सारी जॉब्स कलेक्ट कर ली, और उसके बाद जब रन करने की बात आई तो पहले जावा वाले प्रोग्राम्स को एक साथ रन कर लो, फिर उसके बाद सी प्लस प्लस के बैच को एक साथ रन कर लो, फिर फोर्ट्रान की जो बैच है उसको एक साथ रन कर लो। दैट मीन्स व्हाट आई एम सेइंग इज बैचिंग ऑफ सिमिलर जॉब्स टुगेदर। अगर एक तरह की जॉब्स एक साथ आती जा रही हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम कोशिश ये करता था कि पहले उन सारी जॉब्स को एक साथ रन करेगा, फिर उसके बाद जावा का कंपाइलर को मेन मेमोरी में से हटाएगा, सी प्लस प्लस के कंपाइलर को मेन मेमोरी में डालेगा, और उसके बाद सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स को चलवा देगा, फिर उसके बाद आपका लेट्स से फोर्ट्रान के कंपाइलर को डालेगा और फोर्ट्रान के उसको प्रोग्राम्स को चलवा देगा। इसको बनाने से पहले मैं एक और चीज यहाँ पे, ओके इस डायग्राम पे मैं आती हूँ, देखो ध्यान से, तुम्हें ये मेमोरी लेआउट दिख रहा है? अगर मैं, ओके लेट मी, ओके ये एक तरह से बेटा तुम्हारी मेन मेमोरी है, ये जो रैम दिखाई हुई है। सो रैम के अंदर देखो, ये चीज हम बार बार बोलते आ रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर, सो इफ इट हैज टू बी एग्जीक्यूटेड इट हैज टू बी देयर इन द मेन मेमोरी। तो जैसे मैंने बूटस्ट्रैपिंग करी थी, बूटस्ट्रैपर ने ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से उठा के वो कहाँ पर ले आया? मेन मेमोरी में ले आया। जब वो मेन मेमोरी में आ जाता है ना, इट इज ऑलवेज एट द लो एंड ऑफ द मेमोरी। यहाँ पे जीरो दिखाया हुआ है ना, यही प्रिज्यूम कर लो जीरो यहाँ पर भी है, जीरो जो है वो यहाँ पर भी है, सो दैट मीन्स इट इज एट द लो एंड ऑफ द मेमोरी। ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके डिवाइस ड्राइवर्स, ये सारे आपके लो एंड ऑफ द मेमोरी पे आ जाते हैं। ये आ गया? ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको, दिए मुझे तुमने, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लो एंड ऑफ द मेमोरी पे है। लेट्स से फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस ड्राइवर्स वो सारे इतनी जगह पे लेते हैं, उसका बाकी का जो एरिया मेन मेमोरी का भी बचा हुआ है ना, दिस इज नोन टू बी ट्रांजिएंट मेमोरी एरिया। ट्रांजिएंट मेमोरी एरिया, व्हाई आई एम सेइंग इट टू बी ट्रांजिएंट? ट्रांजिएंट इज समथिंग व्हिच इज नॉट
फिक्स्ड. व्हाई इट इज नॉट फिक्स्ड? बिकॉज अभी यहाँ पर आपका सी प्लस प्लस का प्रोग्राम और सी प्लस प्लस का कंपाइलर लोडेड है. अगली बार में क्या होगा, ये वाली जगह जो होगी वो सारी खाली हो जाएगी ट्रांजिएंट मेमोरी एरिया की, और उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं जावा का कंपाइलर और जावा के प्रोग्राम को लोड करूंगी, फिर उसके बाद जावा का प्रोग्राम भी हटा दूंगी, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे फोर्ट्रान का कंपाइलर लोड करूंगी और फोर्ट्रान का प्रोग्राम लोड करके एग्जीक्यूट करवाऊंगी. सो बेसिकली जब मैं बैच सिस्टम की बात करती थी, आपका एट अ टाइम एक ही प्रोग्राम मेन मेमोरी में रहता था. एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, और ट्रांजिएंट मेमोरी एरिया में कितने प्रोग्राम रह सकते हैं एट अ टाइम पे, जब मैं बैच की बात कर रही थी, एक. ट्रांजिएंट मेमोरी एरिया के अंदर एक ही ऑपरेट, चाहे जितनी मर्जी जगह हो, पर एक ही आपकी जो प्रोसेस जो है वो मेन मेमोरी के अंदर होती थी. जब एक ही प्रोसेस मेरी मेन मेमोरी में होती थी, तो ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, थोड़ा बेटर डायग्राम यहाँ पर भी दिया हुआ है. सो बेसिकली था क्या, मेरा प्रोसेसर सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है. I don't want it to remain idle and get wasted. So what I have to do is, मुझे कुछ ऐसा करना है कि जैसे मेरी एक प्रोसेस किसी IO साइकिल में बिजी होती है, CPU will switch to the next job जो जहाँ पे उसको CPU की जरूरत हो, जिस प्रोसेस को CPU की जरूरत हो, उसको भी किसी IO की जरूरत पड़ गई है, तो CPU will leave that job and go to another process जिसको CPU की रिक्वायरमेंट है. That means मेरे को क्या करना है कि ये वाले डायग्राम को अगर मैं ध्यान से देखो, ध्यान से, I hope my screen is visible, बेटा. दिख रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड. तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले प्रोग्राम ए चल रहा था, जैसे ही प्रोग्राम ए वेट करना शुरू करता है, तो प्रोग्राम बी रन होना शुरू हो गया. प्रोग्राम बी जो था वो वेट करना शुरू करता है, तो प्रोग्राम ए ने टेक ओवर कर लिया. प्रोग्राम ए जैसे ही वो वेट पे चला जाता है, तो प्रोग्राम बी ने काम शुरू कर दिया. सो दैट मीन्स instead of one process or one job in the transient memory area which has been shown in sky blue color, I can have multiple jobs in the main memory. क्योंकि मैंने मल्टीपल जॉब्स को मेन मेमोरी में रख लिया, अब वो सारी की सारी जॉब्स जो है वो एग्जीक्यूट होता जाएगा. CPU will be shifting from one job to another and so on. So this is known to be my multi-programming आर्किटेक्चर, जिसमें मैं बोलती हूँ कि जो सिंगल प्रोसेस या सिंगल यूजर है ना, वो सारे के सारे सीपीयू और आईओ डिवाइसेस को बिजी नहीं रख सकता. मेरा या तो सीपीयू चल रहा होता है या आईओ चल रहा होता है. जब सीपीयू चल रहा है तो आईओ खाली बैठे हुए हैं, आईओ चल रहा है तो सीपीयू खाली बैठा हुआ है. सो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द यूटिलाइजेशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, आई शुड हैव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग. तुम्हारे सिस्टम्स में मल्टी प्रोग्रामिंग होती है? Yes, ma'am. कैसे होती है? कैन एनीवन गिव मी एन एग्जांपल? कौन बताएगा? फर्स्ट टेल मी योर नेम. मैम जूही. बोलो. मैम सिस्टम में एक ही साथ हम जावा भी रन कर सकते हैं, एंड नोटपैड में भी कुछ कर सकते हैं, नोटपैड भी खोल करके, व्हाट्सएप भी खोल करके कर सकते हैं एक साथ ही. अच्छा, वेरी गुड. व्हाट्स योर नेम? Ma'am. नाम क्या था बेटा? मैम जूही. जूही. जूही किस टाइम पे क्लास में एंटर कर रहा है? मैम 12-10. भाई क्लियर इंस्ट्रक्शन क्या है? यस मैम. फिर 12-2. मैक्सिमम मैम वो सुबह से कोई क्लासेस नहीं होती थी ना, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. एक तो ऑनलाइन वे में व्हेन आई कैन नॉट सी, मुझे नहीं पता तुम सोते हुए क्लास ले रहे हो, रोते हुए क्लास ले रहे हो, लेटे हुए क्लास ले रहे हो, मुझे नहीं दिखते. इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द टीचर टू रिमेन कॉन्सेंट्रेटेड. मैं पढ़ाना शुरू करती हूँ, इमीडिएटली इट पिंग्स कि एक और बच्चे को एंटर करना है, एक और बच्चे को एंटर करना है, मेरा सारा कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक हो जाता है बेटा. सो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि बीइंग द टीचर तुम्हारे लिए मुश्किल है, आई नो, बट बीइंग द टीचर के लिए भी बहुत मुश्किल है ऑनलाइन वे में पढ़ाना. इस टाइम तक मेरा चैप्टर 1 खत्म हो चुका होता है, जो मैं अभी मिडिल ऑफ द चैप्टर पे पहुंची हूँ. तो सिंगल जो यूजर होता है या सिंगल प्रोसेस जो होती है, वो रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूज नहीं कर पाती. इसी वजह से हम मल्टी प्रोग्रामिंग पे आते हैं. मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर हम मल्टीपल जॉब्स को एक साथ रन करने की कोशिश करते हैं, ताकि सीपीयू हमेशा
कोई ना कोई एक जॉब को एग्जीक्यूट करता रहे, कोई ना कोई एक जॉब को एग्जीक्यूट करता रहे। दैट मीन्स मेन मेमोरी में मैं एक जॉब को नहीं रख रही, अब मैं 2 या 3 या 4 5 10 जितनी भी जॉब मुझे चाहिए होंगी उन सारी की सारी जॉब्स को मैं मेन मेमोरी में रखने की कोशिश करती हूँ। और ऑपरेटिंग सिस्टम एट ए टाइम पे एक जॉब को सिलेक्ट करता है और सीपीयू उस जॉब को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। दिस इज नोन टू बी योर जॉब शेड्यूलिंग। जॉब शेड्यूलिंग का मतलब क्या हो गया, आपकी मेन मेमोरी के अंदर लेट्स से 6 प्रोसेसेस हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे पता चला, मतलब सीपीयू को कैसे पता चलेगा कि किस जॉब को एग्जीक्यूट करवाना है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको डिसाइड करके बताएगा कि ओके इन 6 में से अब 5th वाली ले लो, अब 3rd वाली ले लो, अब 2nd वाली ले लो, अब 1st वाली ले लो। ठीक है, 6 प्रोसेसेस है ना, उनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम किसको पिक करेगा, उसकी अपनी एल्गोरिथम्स होती हैं जो कि हम चैप्टर नंबर 4 और 5 के अंदर देखेंगे। बट ऑपरेटिंग सिस्टम की एक जिम्मेदारी होती है जॉब को शेड्यूल करवाने की। जॉब शेड्यूल करवाने का मतलब क्या हो गया, टू डिसाइड दैट विच जॉब विल गेट एग्जीक्यूट नेक्स्ट। अब कौन सी जॉब एग्जीक्यूट की जाएगी ये डिपेंड करता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। जब एक प्रोसेस जो है वो वेट कर रही होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम स्विचेस टू अनदर जॉब। हाँ जी, दिस पार्ट इज क्लियर, ठीक था? Yes, ma'am. चलो, डायग्राम ये वाला बेकार सा डायग्राम है पर तुम्हें समझ में आता है कि 2 प्रोसेसेस के बीच में शंटिंग हो रही है ऑपरेटिंग सिस्टम की। मल्टी प्रोग्रामिंग के अलावा we have multitasking or time sharing systems also. These are nothing just an extension of multi programming system, but the transitioning between the jobs, the transitioning ये basically हमारी मल्टी यूजर आर्किटेक्चर में होता है। मल्टी यूजर आर्किटेक्चर में मल्टीपल यूजर्स ने अपनी अपनी जॉब सबमिट की हुई है। सोच के देखो, मल्टीपल यूजर्स ने अपनी जॉब सबमिट की हुई है and the transitioning between multiple users is done so fast that each user gets a share of time to interact with the system while it is running. Read this line. The switching occurs so fast that the user can interact with each program while it is running. So यूजर को जब इंटरेक्शन का मौका मिलता है तो यूजर हैज द अपॉर्चुनिटी टू गिव इनपुट एंड टेक आउट आउटपुट ऑल्सो, एंड दिस ट्रांजिशनिंग इज डन सो फास्ट दैट ईच यूजर गेट्स द फील कि उसका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। सो इन दैट सिचुएशन आपका जो आपको ओवरऑल ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको रिस्पॉन्स टाइम इतना अच्छा देना चाहिए ताकि हर यूजर को लगे कि उसका ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। एज द सिस्टम स्विचेस रैपिडली फ्रॉम वन यूजर टू द नेक्स्ट, each user is given the impression that the entire computer system is dedicated to his or her, even though it is being shared among many users, programs or processes. ये बात आप लोगों को समझ में आती है। सो बेसिकली टाइम शेयरिंग या मल्टी टास्किंग होती है जो कि सेम ही होती है, बट हमारी ये मल्टी यूजर एनवायरनमेंट में होती है जहाँ पे जब यूजर्स इंटरैक्ट कर रहे होते हैं तो हर यूजर को कुछ टाइम के लिए शेयर सीपीयू का टाइम दिया जाता है जिसके टाइम पे वो इंटरैक्ट कर सकता है, अपनी इनपुट आउटपुट दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ये छोटी छोटी सी टर्म्स हैं जिनको मैं क्लियर करना चाहती हूँ। वन इज जॉब शेड्यूलिंग। जॉब शेड्यूलिंग मैंने अभी अभी आपके साथ डिस्कस की थी। इट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क टू डिसाइड अपॉन दैट विच जॉब विल बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट। नेक्स्ट वी हैव इज द वर्चुअल मेमोरी। लेट्स से मेरी मेमोरी जो थी वो 1 GB की है, ओके, एंड आई नीड टू एग्जीक्यूट 10 processes each of 100 MB, each of 100 MB हो सकती है एग्जीक्यूट। आई होप GB एंड MB वाले कन्वर्जन्स तुम्हें क्लियर होंगे। 1 GB में कितने MBs होंगे? 1000 That's okay बेटा, या तो 1024 बोल लो या फिर 1000 बोल लो। अभी 1000 ही मान के चलते हैं। But my question is, you have 1000 MB and you have to execute, let's say 10 jobs each of 100 MB with the condition that 400 MB is already acquired by operating system, device drivers and compilers. That means ट्रांजिएंट मेमोरी एरिया में कितना बचा है?
600 600 MB, 600 MB. 600. हाँ बेटा, क्या मेरी इसके अंदर 10 प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो सकती हैं? No, ma'am. No, ma'am. ओके, योर डायरेक्ट आंसर इज नो, बिकॉज मेरे को 10 प्रोसेसेस को एकोमोडेट करना है, तो वो मैं 600 MB में नहीं लेके आ सकती. बट इन एक्चुअल सिचुएशन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सारी की सारी प्रोसेस को मेन मेमोरी में नहीं लेके आता. लेट्स से 100 अगर एक प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है, तो पूरे 100 के 100 नहीं लेके आता. उसके जो कुछ पार्ट्स जो एक्टिवली यूज हो रहे होते हैं ना, जैसे हर प्रोसेस का 100 अगर MB की रिक्वायरमेंट थी, तो 60 या 70 या 80 या 30 या 40, किसी प्रोसेस का 40 ले आया, किसी प्रोसेस का 80 ले आया. इस तरह से थोड़े 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 चंक्स लेके आता है मेन मेमोरी के अंदर. एडवांटेज क्या मिलती है, कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं आपके प्रोग्राम के जो कि कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होते. आपने भी देखा होगा, आप ट्राई एंड कैच ब्लॉक बनाते हो ना, बट ट्राई एंड कैच ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा, जब सिर्फ एरर होगा. सो आपके प्रोग्राम में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे पोर्शंस होते हैं जो कि रेयरली एग्जीक्यूट होते हैं. रेयरली एग्जीक्यूट होने का मतलब क्या हो गया, जैसे तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ. यूएस डिफेंस के जो प्रोग्राम्स हैं बहुत बड़े बड़े, वो इतने फूल प्रूफ प्रोग्राम्स हैं कि उनमें कितने में भी डेकेड्स से कोई एरर आया ही नहीं है. कितने डेकेड्स से कोई एरर आया ही नहीं है. अब सोच के देखो, अगर इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है तो उसका जो एरर रूटीन्स वाला कोड होगा वो भी बहुत बड़ा है, बट वो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होता. सो क्या सोचा गया, ऐसे प्रोग्राम, ऐसा कोड जो कि बहुत ही लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज होता है, एग्जीक्यूट होता है, उसको मेन मेमोरी में ना लाया जाए. तो हर प्रोग्राम के अंदर ऐसे वाले पोर्शंस को ढूंढ के उसको हार्ड डिस्क पे छोड़ देते हैं, और बाकी का जो प्रोग्राम जो होता है उसको मेन मेमोरी में ले आते हैं. तो 100 में से किसी का 80 ले लिया, किसी का 30 ले लिया, किसी का 40 ले लिया. सो बाय दिस वे आई कैन accommodate 10 processes, each of size 100 GB into the 100 each of size 100 MB into the size of 600 MB. कितने बच्चों को ये बात नहीं क्लियर हुई है? प्लीज आस्क मी इमीडिएटली. एंड दिस होल कंसेप्ट इज नोन एज वर्चुअल मेमोरी. यूजर को लगता है वर्चुअल का मतलब क्या होता है, झूठा. यूजर को लगता है कि अच्छा इतनी बड़ी मेमोरी है मेरी, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते जा रहे हैं, और जबकि है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम इतना स्मार्टली प्ले करता है कि वो सारे के सारे प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लाता ही नहीं, वो सिर्फ कुछ चंक्स मेन मेमोरी में लेके आता है. एंड बिलीव मी गर्ल्स, ये वर्चुअल मेमोरी होती है, ये हमारे सबके सिस्टम्स में प्ले करती है, जो आज तक ना तुम्हें पता थी, ना तुम्हें कभी एक्सप्लोर करी, ना तुमने कभी जानने की कोशिश करी. बट ये हम सबके सिस्टम्स पे वर्चुअल मेमोरी होती है. जितनी प्रोसेस हम कर रहे होते हैं वो हमारी मेन मेमोरी की कैपेसिटी से ज्यादा होती हैं, बट स्टिल हम उन सारी प्रोसेसेस को रन इसलिए कर पाते हैं क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सारी की सारी प्रोसेस को मेन मेमोरी में नहीं लेके आता, उसके कुछ चंक्स को मेन मेमोरी में लेके आता है. आई रिमेम्बर एक क्वेश्चन आया था एक बारी क्वेश्चन पेपर में वे बैक इन 2012. उसमें ये था, क्वेश्चन था कि आपके सिस्टम की मेमोरी जो है वो लेट्स से 1 GB की है, ठीक है, मेमोरी जो रैम है वो 1 GB की है. कैन यू एग्जीक्यूट प्रोग्राम ऑफ 2 GB? सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन था. कैन यू, और 6 नंबर का क्वेश्चन था, कैन यू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम ऑफ 2 GB? आंसर इज क्लियरली यस, बिकॉज ऑपरेट जो है वो वर्चुअल मेमोरी के कंसेप्ट को यूज करता है, जिसके अंदर वो पूरे के पूरे प्रोग्राम को मेन मेमोरी में नहीं लेके आता, पार्ट ऑफ प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लेके आता है. एंड दिस इज नोन एज वर्चुअल मेमोरी और डिमांड पेजिंग. एंड वी विल रीड अबाउट दीज टर्म्स इन आवर चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9. ये जो अभी छोटे छोटे टर्म्स है तो मैं बता रही हूँ ना, ये पूरे बड़े इलैबोरेट चैप्टर्स आएंगे. चैप्टर 8 और चैप्टर 9 इज ऑल अबाउट मेमोरी मैनेजमेंट. इट इज ऑल अबाउट मेमोरी मैनेजमेंट. सो अब आपको वर्चुअल मेमोरी एटलीस्ट पता है मैंने क्या बताया है. घर में आप पढ़ के आओगे नेक्स्ट क्लास के लिए, बिना पढ़े आप मेरी क्लास में नहीं आएंगे. नेक्स्ट इज स्वैपिंग. स्वैपिंग क्या होता है कि जैसे आपकी मेन मेमोरी के अंदर 5 प्रोसेसेस चल रही थी. एक हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस है जिसको एग्जीक्यूट होना है. अगर उसको एग्जीक्यूट होना है तो उसको मेन मेमोरी में आना पड़ेगा. बट ओ माय गॉड, मेन मेमोरी तो मेरी फुल है. मेन मेमोरी अगर फुल है तो उस हायर प्रायोरिटी प्रोसेस को रैम में कैसे एडजस्ट करूंगी मैं? उसको रैम में एडजस्ट करने के लिए वन प्रोसेस इज स्वैप्ड आउट. आउट बोले
that process is swapped out to the hard disk and the room is created. Room मतलब जगह. Room is created for higher priority process. The higher priority process is admitted into the main memory. Its execute takes place, and later on, when this process is completely executed, it is swapped out, and the earlier swapped out process is being swapped in. सो बेसिकली मैं क्या बोल रही हूँ, रैम हमारा एक लिमिटेड रिसोर्स है. I cannot have all the processes in the main memory. So somehow किसी process को main memory में अगर urgently add की जरूरत होती है, so there is a concept which is known as swap out and swap in. एक process को आप swap out करवाएंगे और दूसरी process को आप swap in करवाएंगे ताकि किसी higher priority process का execution जो है वो करवाया जा सके. Is it clear or not? Yes. ओके चलो वेरी गुड. सो नाउ द पॉइंट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी मैं स्टार्ट करवाने वाली हूँ. ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स इन एन इवेंट ड्रिवन एनवायरनमेंट. ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स इन एन इवेंट ड्रिवन एनवायरनमेंट. ये लाइन पहले भी मैंने बोली हुई है. अब इस लाइन को आगे पढ़ो ध्यान से. इफ देयर इज नो प्रोसेस टू एग्जीक्यूट, इफ देयर आर नो डिवाइसेस टू सर्विस, इफ देयर इज नो यूजर फ्रॉम whom the IO request coming, operating system will sit quietly waiting for something to happen. Read the first point. It is very important to understand. पहले तो ये समझने की जरूरत है. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आराम से बैठा रहेगा जब तक कि उसको कोई पिंग ना करे कि हाँ तुम्हारे से काम करवाना है. चाहे वो रिक्वेस्ट हार्डवेयर से आए, चाहे वो रिक्वेस्ट किसी डिवाइस से आए, चाहे वो रिक्वेस्ट किसी यूजर के किसी प्रोग्राम से आए. यूजर को ऑपरेटिंग सिस्टम को डायरेक्टली नहीं बोलेगा, बट यूजर के किसी प्रोग्राम से रिक्वेस्ट ना जाए. ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स इन एन इंटरप्ट ड्रिवन एनवायरनमेंट. अनलेस एंड अंटिल इट इज बीइंग इंटरप्टेड, इट वर्क्स साइलेंटली, इट सिट्स साइलेंटली वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन. An interrupt can occur from both either the hardware or the software. Hardware interrupt means it is coming from the devices. किसी न किसी hardware से आ रही है. और software interrupt का मतलब it is either the trap or the divide by zero error request for operating system services. इन point को एक बार समझने की कोशिश करते हैं. You do not have control for the IO devices. आपको किसी भी IO डिवाइस की अगर रिक्वायरमेंट है तो being the user you send request to the operating system. Operating system will take care of the devices, is the in charge of the resources, और operating system जो है वो आपको resource जो है वो allocate करके देगा. Second point पढ़ो, request for operating system services. Other process problem include infinite loop, process modifying each other, और the operating systems code. इसको एक काम करते हैं, अभी के लिए छोड़ती हूँ, मैं आगे यहाँ पे आ जाती हूँ. देखो, it is the function of the operating system to make sure कि अगर कोई erroneous program है, तो वो किसी और प्रोग्राम को हैम्पर ना करे, साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड को भी हैम्पर ना करे. So operating system needs to make sure that an error in a user program could problem only for one program running. अगर एक प्रोग्राम में एरर है तो सिर्फ वही प्रोग्राम में एरर होना चाहिए. अगर एक प्रोग्राम में एरर आ रहा है, मान लो तुम्हारा C++ का प्रोग्राम गड़बड़ चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसकी वजह से तुम्हारी वर्ड आ जाएगी. वर्ड वाले कैप्शन में इंटरनेट ब्राउजर के अंदर, या लेट्स से कोई सॉन्ग डाउनलोड कर रहे हो उसके अंदर, या लेट्स से कोई और बैकएंड में कोई काम हो रहा है, अगर एक प्रोग्राम में एरर हो रहा है सो इट शुड बी कन्फाइंड टू ओनली वन प्रोग्राम रनिंग. जबकि मैं मेन मेमोरी के अंदर तो बहुत सारी प्रोसेसेस को रखती हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है. इट मींस अगर एक एरेनियस प्रोग्राम है तो वो सिर्फ उसी प्रोग्राम को ही अफेक्ट करेगा, बाकी के प्रोग्राम्स या ऑपरेटिंग सिस्टम को अफेक्ट नहीं करेगा. विद शेयरिंग मेनी प्रोसेसेस, सेकेंड पॉइंट रीड कर रही हूँ मैं आपके लिए. विद शेयरिंग
Many processes could be adversely affected by a bug in one program. If a process gets stuck in an infinite loop, this loop could prevent the correct operations of many other processes. अगर एक प्रोग्राम जो है वो एक इनफाइनाइट लूप में फंस गया है तो सीपीयू तो उसी में चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा इनफाइनाइट लूप चेक वेदर इट इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 का कोई गलत लूप लग गया तो सीपीयू तो ऑल टाइम बिजी रहेगा. दैट मीन्स अगर आपकी इस तरह की कोई प्रोग्रामिंग एरर हो गई है तो बाकी प्रोसेसेस तो वेट ही करती रहेंगी. एक प्रोग्राम इनफाइनाइट लूप में चला गया है दैट मीन्स आपके प्रोग्राम मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ इस तरह के एरर्स होते रहते हैं सटल एरर्स होते हैं. अगर वो ठीक से प्रोग्राम ना किए हो तो आपके मेजर ग्लिचेस हो सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को. ऑपरेटिंग सिस्टम की यहाँ पर ये जिम्मेदारी है कि उन सारे तरह के सटल एरर्स को टेक केयर करें. More subtle errors can occur in multi-programming system where one erroneous program might modify another program, the data of one program, or even the operating system itself. Without protection against these sort of errors, either the computer must execute only one process at a time or all output must be suspected. या तो मैं ये इंश्योर करूं या तो मैं ये रखूं भैया एट अ टाइम पे एक ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो. अगर मैं एट अ टाइम पे एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाती हूँ सो ऑब्वियसली वहां पे तो मेरा सिस्टम यूटिलाइजेशन बिल्कुल जीरो हो गया सिर्फ एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है. पर जैसे ही मैं मल्टी प्रोग्रामिंग आर्किटेक्चर पे जाती हूँ मैं ये चाहती हूँ मल्टीपल प्रोसेस शुड बी को रेजिडेंट इन द मेन मेमोरी. को रेजिडेंट का मतलब बहुत सारी प्रोसेसेस को मैं एक साथ मेन मेमोरी में प्लेस करवा रही हूँ. सो ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम की वहां पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं कि कोई भी एक प्रोसेस बहुत लंबे टाइम के लिए सीपीयू को यूज ना कर पाए मोनोपोलाइज ना कर पाए इनफाइनाइट लूप में ना फंस जाए या फिर एक प्रोग्राम अगर कोई एरेनियस प्रोग्राम है तो वो सिर्फ और सिर्फ अगर अफेक्ट कर रहा है तो वो अपने आप को अफेक्ट करे. गलती से भी वो किसी दूसरे प्रोसेस के कोड को ना अफेक्ट कर दे. कोई गलत प्रोग्राम है उसको कौन सी लोकेशंस पे लिखना चाहिए उसको उन्हीं लोकेशंस पे लिखना चाहिए जो उसको मिली हुई हैं बट गलती से वो उन सारी मेमोरी लोकेशंस पे लिख देता है जहां पर दूसरे प्रोसेसेस का कोड है या फिर गलती से ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह पे कोड लिख देता है अपना या कोई भी आउटपुट लिख देता है. सो दैट मीन जितनी भी प्रोग्राम्स की आउटपुट आ रही होगी वो सब गार्बल्ड होगी सबकी सब गार्बल्ड होगी. आई एम नॉट श्योर कि किस प्रोग्राम की क्या आउटपुट आ रही है. So in that situation, there is a need to have the properly designed operating system that must ensure that an incorrect program cannot cause other programs to execute incorrectly. ठीक है. सो आई एम सेइंग हम मल्टी प्रोग्रामिंग चाहते तो हैं बट मल्टी प्रोग्रामिंग की वजह से बहुत सारे सटल एरर्स आ सकते हैं हमारे सिस्टम के अंदर और यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है कि उन सटल एरर्स से मेरे सिस्टम को बचाए ताकि अगर कोई एरर हो भी रहा है इट शुड कन्फाइन टू ओनली वन प्रोग्राम. सो उन सारे एरर्स को बचाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का डुअल मोड होता है. सुनना इंपॉर्टेंट है. डुअल मोड ऑपरेशन का क्या मतलब होता है? इट इज द हार्डवेयर बेस्ड मैकेनिज्म to protect the operating system and other processes. It is a hardware based mechanism to protect the operating system and other system components and other processes. So every time, let's say इस डायग्राम पर आती हूँ मैं, इस डायग्राम पे आ गई हूँ मैं 1 मिनट के लिए. ठीक है. मैं क्या बोल रही हूँ? यूजर प्रोग्राम चल रहा था. यूजर प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटिंग. आई एम हियर. User program is executing. The moment a system call is generated, the term system call means a call for the operating system to do something. A system call means a call for the operating system to do something. System call. System बोले तो operating system के लिए एक call है. कोई एक ऐसा काम जो कि यूजर प्रोसेस को नहीं दिया गया करने के लिए वो पर्टिकुलर काम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को करना है. लेट्स से उसको किसी डिवाइस की रिक्वायरमेंट थी सो वो रिक्वेस्ट जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगी. ऑपरेटिंग सिस्टम अभी जो आपका यूजर मोड बिट जो चल रहा था वो बिट 1 है. बिट कौन सी चल रही है? हमने एक मोड बिट ले ली. मोड बिट कैन टेक द वैल्यू ऑफ ईदर 1 और 0. इफ इट इज 1 that means it is the user mode. If it is 0 that means it is the kernel mode. If it is 1 that means it is the user mode. If it is 0 that means it is the kernel mode. मैंने क्या किया कि आपका यूजर प्रोग्राम आराम से चल रहा था
बट इन केस अगर कोई एक ऐसा काम आया जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को करना था, यूजर प्रोसेस को नहीं करना था, देन द मोड शिफ्ट विल टेक प्लेस एंड it calls the operating system. Mode is changed to 0. It will execute the system call in the monitor mode or the supervisory mode, and then after the completion of the system call, it returns the code, it returns the call to again the user process. It again returns the call to user process. तो मैं दोबारा से यहाँ पे आई हूँ, मैं क्या बोलने की कोशिश करती हूँ कि बहुत सारी प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि यूजर प्रोग्राम को एक्सेस करना अलाउड नहीं है. यूजर हैज टू चेंज टू द प्रिविलेज्ड मोड और द कर्नल मोड और सुपरवाइजरी मोड to get that system call executed. Take for example, you are not the in charge of printer. अगर आपको प्रिंटर को यूज करना है तो आप प्रिंटर को नहीं बोल सकते ओ हेलो प्रिंटर दो पेज प्रिंट आउट निकाल के दो. आपकी वो रिक्वेस्ट जो है, आपने एक सिंपल आपका एक वर्ड का प्रोग्राम था, आपके उस वर्ड के प्रोग्राम से वो रिक्वेस्ट जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे पास गई. वर्ड का प्रोग्राम मींस यूजर का एक प्रोग्राम. वो रिक्वेस्ट जो थी वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास गई. मोड शिफ्ट हुआ. मोड शिफ्ट कहाँ से हुआ? 1 जो कि यूजर मोड था 0 पे गया. 0 मीन सुपरवाइजरी मोड था या फिर कर्नल मोड था या फिर प्रिविलेज मोड था. वहां पर जो प्रिंटर जो था उसकी ओनरशिप जो थी वो आपके वाली प्रोसेस को दी गई. उसके बाद प्रिंटिंग का काम हो गया, आपकी प्रिविलेज कमांड एग्जीक्यूट हो गई. कंट्रोल गोज बैक टू द यूजर मोड अगेन. इट मीन्स बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनको कि हम सिस्टम कॉल बोलते हैं. सिस्टम कॉल का आगे नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है ना वो सारा सिस्टम कॉल्स का है. बिलीव मी गर्ल्स, चैप्टर 2 इज ऑल अबाउट सिस्टम कॉल्स. तो अभी हम सिस्टम कॉल्स को बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे. और अभी के लिए सिर्फ इतना मान के चलो, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि तुम्हें लगता है तुम करते होगे, बट वो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनको कि ऑपरेटिंग सिस्टम करता है यूजर के बिहाफ पे. यूजर के बिहाफ पे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं. सो फॉर ऑल दोज एक्शंस अ मोड ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम 1 to 0. दैट मींस फ्रॉम द यूजर मोड टू द कर्नल मोड. अब यहाँ से देखना शुरू करो. दैट मींस आपका एक डुअल मोड ऑपरेशन होता है. 2 मोड मेंटेन किए जाते हैं. यूजर मोड मींस 1, कर्नल मोड मींस 0. एक मोड बिट होती है. इफ इट इज बिट इज सेट टू 1, दैट मींस इट इज द यूजर मोड. इफ दिस बिट इज सेट टू 0, दैट मींस इट इज द कर्नल मोड. It provides the ability to distinguish when the system is running in the user code or the kernel code. Initial में जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बूट हो रहा होता है तो आप कर्नल मोड में होते हो. जब आपका सिस्टम बूट हो रहा है तो कर्नल मोड में हो. जब आपका पूरा सिस्टम बूट होके आ जाएगा, रेडी हो जाएगा, तो आप यूजर मोड में रेडी हो जाओगे. उस पॉइंट के ऑनवर्ड्स जब भी कोई भी प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होना होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम विल चेंज द मोड from the user mode to the kernel mode. System call जो है आपकी kernel mode में execute होगी and again the control is given back to the user mode. At the boot time, hardware starts in the kernel mode. Operating system is loaded and starts the user application in the user mode. ये मैं आपको बता चुकी हूँ. ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे चलते हैं. ये फटाफट से एक बार पढ़ लो. ये सारी चीज मैं तुम्हें अभी बता के आई हूँ. Dual mode of operation provides us with the means of protecting the hardware, protecting the operating system from errant users from one another. That means सोच के चलो कि 0 to 400 आपका ऑपरेटिंग सिस्टम था, लो एंड ऑफ द मेमोरी. उसके बाद 400 to 500 एक प्रोसेस को दिया हुआ है. 500 to 600 एक को. 600 to 700, 700 to 800. 6 प्रोसेसेस के लिए मेरे पास मेन मेमोरी में जगह है. एक प्रोसेस आती है 700 to 800 वाली जगह में, बट दैट प्रोसेस इज विलिंग टू राइट एट द लोकेशन ऑफ 920. इज इट अलाउड? होना चाहिए वो अलाउड. Should that be allowed? A process having the excess of memory locations to let's say 700 to 800 is writing on a location of 920. Should that be allowed? No, ma'am. So first line आपकी red में लिखी हुई है वो यही line लिखी हुई है. It protects the operating system from the errant users
and the errant users from one another. अगर वो आपका errant process जो है वो errant user जो है वो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की लोकेशंस पे कुछ लिखना शुरू कर दे 200 300 पे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड ही सारा करप्ट हो जाएगा, isn't it? So ऑपरेटिंग सिस्टम की ये जिम्मेदारी है that it protects the operating system from an errant user and one errant user from others also. So in that situation हमारी बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस बन जाती हैं, और जब भी यूजर को उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवाना होता है, अ मोड शिफ्ट टेक्स प्लेस फ्रॉम द यूजर मोड टू द कर्नल मोड. If an attempt is made to execute a privileged instruction in the user mode, the hardware does not execute the instruction, but it treats it like an illegal and trap to the operating system. Operating system then executes those commands in the privileged mode. ये मैं आपको सब बता चुकी हूँ, सिस्टम कॉल वगैरह क्या होते हैं, इसको अभी छोड़ते हैं. ओके, ये वाला डायग्राम भी मैं बता चुकी हूँ आपको. नाउ अभी तक तो हमने बात की कि मेमोरी अगर आपकी एक प्रोसेस किसी दूसरे प्रोसेस की मेमोरी को ओवरराइट करने की कोशिश कर रही हो. लेट्स से अगर एक प्रोसेस जो है वो सीपीयू को मोनोपोलाइज करके बैठ गया और इनफाइनाइट लूप में चला गया. अगर एक प्रोसेस जो है उसने सीपीयू को ले लिया, इनफाइनाइट लूप में चला गया, दैट मींस उसने मोनोपोलाइज कर लिया है प्रोसेसर को, और उसकी वजह से बाकी सारी प्रोसेसेस जो है वो वेट कर रही हैं कि उनको मिलेगा. सो इन दैट सिचुएशन ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे डील करता है इस सिचुएशन से? ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स अ टाइमर. ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स अ टाइमर. लेट्स से 1024 तक का एक टाइमर है, and the timer is kept on decrementing. 1023, 1022, 1000, 999, 100, 99, 98, 10, 8, 9, 7, 5, 6, जो भी है 4, 3, 2, 1. The moment it goes to 0, that means operating system will snatch the control of the CPU from this errant process who has taken the control of the CPU and hogging all the resources. So a counter is decremented and it is implemented like a physical clock. एक clock होती है जो decrement होती रहती है. Operating system sets the counter. When this counter is decremented, so उस टाइम पे आपका जो डिक्रीमेंट होके जब वो जीरो हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्स द कंट्रोल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्स द कंट्रोल ऑफ द सीपीयू, टर्मिनेट दैट प्रोसेस and reassign the CPU to some other waiting process. Assigns the CPU to some other waiting process. Right? मैं एक बार बुक में दिखाना चाहती हूँ कि मैं कितना आज की क्लास में करवा चुकी हूँ, और ये नेक्स्ट क्लास में आप लोग पढ़ के आएंगे. मैंने यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर से पढ़ाना शुरू किया था. ये डुअल मोड ऑपरेशन मैंने आपको क्लियर कर दिया है. टाइमर मैंने आपको बता दिया है. सो कल की क्लास में मैं प्रोसेस मैनेजमेंट स्टार्ट करूंगी. आप 1.5 तक का पूरा पोर्शन जो है वो पढ़ के आएंगे. आई लास्ट क्वेश्चंस टुमारो. पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है तुम लोग कितना पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, बट एटलीस्ट कल की क्लास के अंदर मैं तुम्हारा 1.5 तक का सेक्शन का सुनूंगी पहले, उसके बाद मैं 1.6 से कंटिन्यू करवाऊंगी. डन? ओके मैम. ओके, ठीक है. लेट मी टेक योर अटेंडेंस फर्स्ट. आकृति, प्रेजेंट मैम. हाना,